आज हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 से 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 10 कहता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम। ये एक्ट जब स्टार्ट हुआ उसके पहले या उसके बाद जो मैरिजेस हुई हैं उनमें टेम्परेरी सेपरेशन, अस्थाई अलगाव करने के लिए ये जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन है। इसमें मैरिज ब्रेक नहीं होती, खत्म नहीं होती। क्या किया जाता है कि कुछ समय के लिए कोर्ट हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग रहने की सलाह इसमें करती है। क्या करती है कि कोर्ट कुछ समय के लिए कानूनी तौर से अलग अलग रहने की सलाह देती है, उसका ऑर्डर करती है। अब जो इसमें ग्राउंड लेते हैं कि किस ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन होगा, कि उसमें अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 एंड अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, ये जो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 उसका सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो भी क्लॉज दिए गए उनके अनुसार अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में वो चीजें हैं तो फिर हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 13 सब क्लास 1 और अंडर सेक्शन 13 सब क्लास 2 के लिए क्या है, अंडर सेक्शन 13 सब क्लास 1 हस्बैंड एंड अंडर सेक्शन 13 सब क्लास 2 वाइफ के लिए होते हैं। अब इसमें से ये ग्राउंड्स क्या क्या है, एडल्ट्री में चारित्रिक चीजें होती हैं, चारित्रिक हनन, किसी का चारित्रिक करेक्टर उसका जो है ठीक नहीं है वो एडल्ट्री होता है। क्रूएलिटी, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड के साथ क्रूएलिटी करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, बाहर जा करके झगड़ा करती है, सामाजिक बेइज्जती करती है, ठीक, या ऐसी कोई चीज करती है जिससे उसको मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है हस्बैंड को या वाइफ को, वो क्रूएलिटी है। अब इसमें कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजन, अगर उनमें से कोई व्यक्ति हस्बैंड या वाइफ धर्म परिवर्तन कर लेता है तब अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त अगर वो है व्यक्ति हस्बैंड या वाइफ, क्रोनिक डिजीज, उनमें से कोई क्रोनिक, किसी को हस्बैंड या वाइफ को क्रोनिक डिजीज है लाइक HIV वगैरह, ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज है जो जल्दी ठीक नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग डिजीज, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो पूरे जीवन बनी रहेगी और उससे लाइफ के एंजॉयमेंट में इफेक्ट आएगा, और ऐसी कोई चीजें हैं, वो चीजें क्या होती हैं कि इसकी जो है प्रॉब्लम पैदा करती हैं। अगर उनमें से कोई व्यक्ति हस्बैंड या वाइफ संन्यास ले लेता है या सामाजिक जो लाइफ है उसको छोड़ करके वो भगवान के उसमें लीन हो जाता है कि हम अब इस जो मैरिजल लाइफ है इसको छोड़ देते हैं, इस पे अब हमारा कोई वो नहीं बचा, तो ऐसी कोई ग्राउंड अगर उसको मिल जाते हैं तब फिर वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल कर सकता है। और अगर जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल करता है, न्यायालय को, कोर्ट को ये लगता है कि वाकई में इन ग्राउंड्स में से उसके पास कोई परफेक्ट ग्राउंड है, तो वो जुडिशियल सेपरेशन एक दूसरे के जब स्टेटमेंट्स लेने के बाद डिसाइड कर सकता है, और उनमें से दो बात डिसाइड हो सकती हैं। एक तो कंप्रोमाइज हो सकता है कि भाई अब ये नहीं करेंगे और लाइफ आगे जो है उसकी मैरिटल लाइफ सुकून से चलेगी, तो उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है, और कंप्रोमाइज के बाद में जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो हमने केस फाइल किया है वो विड्रॉ हो जाता है, जुडिशियल सेपरेशन पे खत्म हो जाता है। दूसरा चीज, जुडिशियल सेपरेशन कुछ समय के लिए कोर्ट डिसाइड कर देती है कि आप 2 साल दोनों न्यायिक, कोर्ट ऑर्डर देती है कि अलग अलग रहेंगे और पति पत्नी का रिलेशनशिप एक दूसरे में नहीं होगा,
और ना ही आप उनके कार्य में बाधा डालेंगे और ना ही दूसरे के कार्य में बाधा डालेंगे। वो 2 साल के लिए अगर होता है तो 2 साल के बाद में फिर भी कोई कंप्रोमाइज की संभावना दूर दूर तक नहीं होती है, तो वही जो सेक्शन 10 में हमने जुडिशियल सेपरेशन के लिए डाला वो सेक्शन 13 में कन्वर्ट हो सकता है या 13B में कन्वर्ट हो सकता है और उनको उनकी मैरिज ब्रेक हो सकती है अगर उनको हम कन्वर्ट करके उसमें ले जाते हैं तब। तो ये सेक्शन 10 था। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट कैसे करती है और जुडिशियल सेपरेशन में क्या क्या ग्राउंड होते हैं, जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। जुडिशियल सेपरेशन में एक बात याद रखना है कि इसमें मैरिज ब्रेक नहीं होती, तलाक डाइवोर्स नहीं होता। इसमें केवल कोर्ट कुछ समय के लिए जो टाइमिंग उनको अलग अलग रखती है कि आप दूसरे से कोई मैरिज जो है वो संबंध नहीं रखेंगे और अलग अलग रहेंगे। ये इसका सेक्शन 10 कहता है। अब सेक्शन 11 में आ जाते हैं वाइड मैरिजेस, शून्य विवाह। जो मैरिज हुई है वो वाइड कब होगी, वो वाइड कब होगी, शून्य कब होगी। तो सेक्शन 11 में कहा गया है सेक्शन 5 के सब सेक्शन 145 में जो ग्राउंड्स हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड अगर वहां पर आता है तो वो मैरिज वाइड होगी। इसमें सेक्शन 5 के सब सेक्शन 145 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक ग्राउंड अगर है तो वो मैरिज वाइड होगी। उनमें से सब सेक्शन 1 कहता है अलोन हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ब्राइडग्रूम और ब्राइड। जब शादी हो रही हो अगर उसके पहले हस्बैंड या वाइफ, लड़का या लड़की की मैरिज हुई थी और उस मैरिज में हस्बैंड की वाइफ मतलब लड़के की वाइफ और लड़की का हस्बैंड अगर जीवित है या उनमें डिवोर्स नहीं हुआ है तब वो मैरिज वाइड होगी। मतलब वो उसकी मैरिज सेकंड है और सेकंड में उसका हस्बैंड जिंदा है और उसका पहले की वाइफ जिंदा है और उनमें जुडिशियल सेपरेशन मतलब जुडिशियल डिवोर्स नहीं हुआ, न्यायिक कोर्ट से या न्यायालय से उनमें सेक्शन 13 या 13B के तहत तलाक नहीं हुआ है, तो फिर भी वो मैरिज कर लेते हैं तो उनकी मैरिज वाइड होगी। सबसेक्शन 4 में कहा गया प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के में है, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में बताया गया सपिंडा रिलेशनशिप अगर फादर की तरफ से उसके 5 पीढ़ी और मदर की तरफ से उसके ऊपर के 3 पीढ़ी वो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। उनके भाई बहन लड़के लड़कियां अगर उनमें आपस में मैरिज हो जाती है जो प्रोहिबिटेड किए गए कि मौसी से वो शादी नहीं करता, चाची से भतीजा नहीं कर सकता, मामी से नहीं कर सकता, उसकी लड़की से जो भाई बहन है वो नहीं कर सकता, गोद लिया हुआ बच्चा भी है अगर उसकी बहन है नहीं कर सकता, सौतेली बहन से नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इन रिलेशन में शादी हिंदू में नहीं हो सकती, अगर ऐसी कोई मैरिज हुई है तो वो वाइड होगी। और सपिंडा रिलेशनशिप में हमने बताया कि फादर की तरफ से 5 ऊपर की पीढ़ियां और मदर की तरफ से 3, मदर फिर उसकी माँ और फादर मतलब व्यक्ति की नाना और नानी और इधर से फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर, इनमें से जो भी पीढ़ियां हैं उनमें से अगर कोई मैरिज हो जाती है तो वो सपिंडा रिलेशनशिप में आएगी और मैरिज वाइड होगी। तो इन 3 जो 1-4 सबसेक्शन 1-4-5 है इनमें से किसी एक का ग्राउंड अगर है आपके पास में तो आप उस मैरिज को वाइड कराने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब सेक्शन 12 के बारे में आते हैं। सेक्शन 12 इसका क्या कहता है, वाइडेबल मैरिज, शून्य करणीय विवाह। वाइडेबल मैरिज क्या होता है, फॉलोइंग ग्राउंड्स आर, ये सारे ग्राउंड्स हैं उसके जिस पर मैरिज वाइडेबल हो सकती है, शून्य करणीय हो सकती है। उनमें से फर्स्ट है, पहला ग्राउंड में सब ग्राउंड 1A कहता है इम्पोर्टेंस,
इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नपुंसकता। अगर उस में नपुंसकता है और वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, तो वो वाइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड होगा। इम्पोर्टेंस। उसका बी पार्ट कहता है कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5(2), 5 सब क्लास 2। जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा, सेक्शन 5 के सब क्लास 2 अगर उनमें से है तो वो भी मैरिज वाइडेबल होगी। अब सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 क्या कहलाता है कि अगर वो विकृत चित्त ना हो, वो क्या हो, विकृत चित्र ना हो, चित्त ना हो, मानसिक विकार ना हो उसमें, और उन्मत्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। अगर ये तीन चीजें उसमें हैं, मतलब विकृत चित्त है, या मानसिक विकार है उसमें, या उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता है, अगर ये चीजें हैं उसमें जो सेक्शन 5 के सब क्लास 2 में कहे गए हैं, तो भी वो मैरिज वाइडेबल होगी, मतलब शून्य करणीय होगी। अब इसमें कहा सेक्शन सबसेक्शन सी में बाई फ्रॉड और बाई फोर्स। अगर वो मैरिज धोखे में रख करके कराई गई है, अगर वो मैरिज धोखे में रख करके कराई गई है, या जबरदस्ती बंधक बना करके करा दी गई वो मैरिज, जबरदस्ती फोर्स डाल करके वो मैरिज करा दी गई है, या उसके साथ में फ्रॉड किया गया, धोखा किया गया है, तब वो मैरिज भी वाइडेबल होगी। लेकिन उसके साथ फ्रॉड या फोर्सफुल किया गया तो उसके लिए इसके सेक्शन सब सेक्शन 2 में कुछ कंडीशन दिया, उनको भी हम बताते हैं। इसका डी क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। जब कोई लड़का और लड़की की शादी मैरिज हो रही है और मैरिज के समय जबकि हस्बैंड को, लड़के को या किसी को पता नहीं है, और ब्राइड उसकी पत्नी जो है वो किसी दूसरे पर्सन से गर्भवती हुए है, उस प्रेजेंट टाइम में क्या है, गर्भवती हुए एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय वो गर्भवती है, लेकिन जो लड़के से मैरिज हो रही उससे नहीं, किसी अन्य से वो गर्भवती है, तब उसके सब सेक्शन 2 में कुछ क्लास बताए गए, उनके तहत अगर ऐसा होता है तो वो मैरिज वाइडेबल होगी। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर सेक्शन 1 के सब क्लॉज सी में कोई मैरिज फ्रॉड या फोर्सफुल से करा दी गई है, सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में अगर कोई मैरिज धोखे में रख करके या जबरदस्ती बलपूर्वक करा दी गई है, और वो आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड फोर्सफुली मैरिज, वो फ्रॉड के और फोर्सफुली मैरिज के पता चल जाने के 1 साल के भीतर अगर वो केस फाइल कर देता है, तब उसका मैरिज वाइडेबल मैरिज होगी। अगर 1 साल के भीतर वो पता चल जाने पर कि ये मैरिज धोखे में करके कराई गई या जबरदस्ती हमसे कराई गई थी, और 1 साल तक वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में आराम से रहते हैं पता चलने के बाद, तो फिर वो मैरिज वाइडेबल नहीं होगी, नहीं कराई जा सकेगी। अब लिव विथ फुल कंसेंट आफ्टर द नॉलेज ऑफ फ्रॉड और फ्रॉडफुली मैरिज, अगर पता चल गया और पता चलने के बाद में हस्बैंड और वाइफ दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में फुल एंजॉयमेंट में रहते हैं, तब भी वो मैरिज वाइडेबल नहीं होगी। अगर वो मैरिज वाइडेबल कब होगी, जब कोर्ट को ये कंफर्म हो जाएगा कि जिस दिन से पता चल गया कि ये धोखे में रख करके मैरिज कराई गई, उस दिन से स्वेच्छा से एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ है, और उस दिन जो दिन ये केस
जिस दिन उनको पता चला कि धोखे से मैरिज कराई गई या बलपूर्वक कराई गई, उस दिन से 1 साल के भीतर वो केस फाइल कर दिया गया है, तब वो मैरिज को वाइडेबल या शून्यकरणीय डिक्लेयर करेगी कोर्ट। अब सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज डी में क्या कहा गया कि मैरिज के समय वो लड़की क्या हो, किसी अदर व्यक्ति से वो प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन ब्राइडग्रूम इग्नोरेंट एट द टाइम ऑफ एलिज्ड, जब वो मैरिज कर रहा है उस समय उसको इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो अनभिज्ञ हो उस समय कि वो उसकी वाइफ जिससे मैरिज कर रहा वो प्रेग्नेंट है। अगर उस समय उसको पता चल जाता है कि वाइफ प्रेग्नेंट है और फिर भी वो मैरिज करता है उससे, तब वो नहीं माना जाएगा। अगर वो मैरिज के समय अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है कि उसकी वाइफ जो है किसी अदर से प्रेग्नेंट है, तब वो मैरिज वाइडेबल के लिए जा सकता है अंडर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। लेकिन ये क्या होना चाहिए कि जो मैरिज की डेट है उससे 1 साल के भीतर उसे केस फाइल कर देना है कि ये चीज जो है ये हमसे नहीं किसी अदर से, जब पता चल गया उसको तो किसी अदर से वो प्रेग्नेंट थी, और मैरिटल इंटरकोर्स हैज नॉट बीन टेकन प्लेस सिंस द नॉलेज ऑफ दिस ग्राउंड। और जब इसको ये पता चल जाए कि ये किसी अन्य से प्रेग्नेंट थी, उस दिन जिस दिन से उसको ये पता चल गया उस दिन से वाइफ से उसके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, मतलब उससे बिल्कुल अलगाव हो जाना चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसा महसूस हो जाता है कि उसको इस डेट को पता चल गया था कि ये जो बच्चा है ये किसी अन्य पुरुष का है जो मैरिज के समय वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका मुझे पता नहीं था, और उस दिन से वाइफ से कोई उसके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहते हैं, और वो केस को कोर्ट में वाइडेबल मैरिज के लिए केस फाइल कर देता है, और कोर्ट को इस बात का पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है, तब वो मैरिज वाइडेबल मैरिज हो जाएगी। तो इसके कुछ ग्राउंड्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बता दिया गया है कि वाइडेबल मैरिज कब होगी, सेक्शन 11 में बता दिया गया है कि वाइड मैरिज क्या कब होगी। दोनों में अलग अलग ग्राउंड हैं, एक नहीं है, कंफ्यूजन रह जाता है कि वाइड शून्य और शून्यकरणीय मैरिज इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस हमने क्लियर कर दिया। वो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1, 4, 5 के में होता है, और ये सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 और कुछ अदर ग्राउंड्स हैं उनके अनुसार वाइडेबल मैरिज होती है। तो अब सेक्शन 13 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।